There are a number of changes that we see, and these changes are not in our control anymore for the last 2 decades for now, or slightly more than that, maybe from the 90s. The world has seen some very major changes in which everything goes about. And there are various terms that people use for that. And one term that has caught on with people is surveillance economics. सो मैं पहले ये सर्वेलेंस क्या है और क्यों पिछले सब पैराडाइम से अलग है, इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि मीडिया का जो पूरा इकोसिस्टम है ये क्यों इतना बदल गया है और क्यों हमें एक नए तरीके की सोच की आवश्यकता है, इस पर अब थोड़ा सा जाने के लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। शुरू में जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, खासकर जब इंटरनेट आया, तो उसकी सुविधाएं इतनी ज्यादा व्यापक थी कि जनरली लोगों को ये लगा कि ये एक दिस इज वन थिंग विच विल कॉज मेजर चेंजेस इन द वे वी लिव. Then we had a situation where giants like Google, for example, they started coming up. And one thing that Google, before it came up into the limelight, it did was to index almost every web page on the planet. जितने सारे web pages हैं उनको index करके एक अपना एक repository तैयार किया कि अगर कोई भी कुछ search करना चाहे तो वो उसे matter of milliseconds में उस तक पहुंच सकता है. तो ये एक बड़ा ही it was revolutionary in many ways. And then, initially Google wanted to find out, जब हम सर्च करते हैं तो हम फिर उसमें किस दिशा में सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी क्या होती है, और अगर हम एक पर्टिकुलर टर्म को सर्च करें तो उसके साथ कुछ मिले जुले टर्म्स भी सर्च करते हैं. तो शुरू में गूगल ये रिसर्च करता रहा कि ये जो हमारा डिजिटल बिहेवियर है इसको वो कैसे स्टडी करें और इस डिजिटल बिहेवियर के थ्रू वो हमें और अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सके. सो इनिशियली द बिहेवियरल सर्वेलेंस, अगर हम वो वर्ड यूज करें, या फिर वो ये जानने की कोशिश जब करते थे कि हम ये क्या ऑनलाइन में हमारी एक्टिविटी क्या है, तो वो हमारे जो बिहेवियर इनपुट स्टडी करते थे वो हमारे भलाई के लिए स्टडी होती थी, क्योंकि उन्हें ये देखना रहता था कि हम फ्यूचर में और अच्छे सर्विसेज कैसे पा सकें. गूगल ने शुरुआत में ही एक ऐसा काम किया जो कि उनके जो और साथी कॉम्पिटिटर्स उस समय थे, ओवरचर और कुछ काफी नाम वाले थे, उन्होंने कहा कि ये आप सर्च करोगे या बिल्कुल फ्री करोगे, आपको एक पैसा नहीं देने पड़ेगा, एक नया पैसा आपको खर्च नहीं करना है. सो दैट इज हाउ गूगल स्टार्टेड बिकमिंग द बेहेमॉथ इट हैज बिकम नाउ. और भी काफी कंपनीज थी वो पैसे लेती थी कि अगर आप मुझे पैसे दोगे तो आपके वेबसाइट को मैं सर्च के ऊपर में रखूंगा. तो वो एक तरह का ऑक्शन होता था, क्योंकि ये बड़ा एक उनके सामने चैलेंज होता था कि आप कैसे मोनेटाइज करते हो, क्योंकि कोई भी चीज फ्री होती है. तो और ये आई ट्राई एंड डेमोलिश सम ऑफ द मिथ्स सराउंडिंग गूगल, जो कहते हैं ना कि यू आर द प्रोडक्ट, ये उससे भी आगे है. वी आर नॉट द प्रोडक्ट, वी आर द ऑब्जेक्ट. तो just bear with me for maybe another 5 minutes before we go on to the media ecology right now. तो गूगल डिसाइडेड, नहीं, मुझे हम लोगों को ये पैसा नहीं लेना है, क्योंकि सर्च हैज टू बी वेरी क्लियर. ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति सर्च करता है उसे हम जो उनके रैंकिंग के पैरामीटर्स होते थे कि जो ज्यादा पॉपुलर हैं या फिर जो ज्यादा यूजफुल है उसको हम आगे में प्रोवाइड करेंगे. सो फार सो गुड. ये जब .com बबल आया और फिर काफी वर्ल्ड इकोनॉमी में एक तरीके का एक चेंज आया, मैं उन सब डिटेल्स में इस प्लेटफॉर्म पर अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गया कि व्हाट आर द रिटर्न्स यू आर गेटिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट. अब किसी भी कंपनी का, डिजिटल कंपनी खासकर, उनका एक स्ट्रक्चर ये बन गया कि शेयर होल्डर कितना खुश है, आप कितना ज्यादा उसको रिटर्न्स प्रोवाइड करते हो, और आप फाइनेंशियल कितने आप स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये बड़ा एक चैलेंज गूगल के सामने था कि फिर वो मोनेटाइज कैसे किया जाए और फिर इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए. एंड दैट इज व्हेन दे रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट इज बिहेवियरल सरप्लस. ये थी कि दैट बिकेम द बिगेस्ट थिंग. कुछ भी सर्च करना आपको गूगल पर ही जाना है.
वो बिंग पर आप नहीं जाओगे, वो याहू पर नहीं जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दैट बिकेम अ ह्यूज रिसोर्स फॉर गूगल, क्योंकि अब उनके पास पूरे प्लेनेट का एक डिजिटल बिहेवियर का एक आउटलुक उनके हाथ में आ गया था। अब उन्होंने ये सोचा कि अब ये तो बिहेवियरल इनपुट्स हमारे पास है, इसे कैसे यूज किया जाए। एंड देन केम व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जो हम कहते हैं कि इन सब डेटा पॉइंट्स को लेकर के और ह्यूज बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स लेकर के हम इसको कैसे प्रिडिक्शन के लिए यूज करें। प्रिडिक्शन का मतलब यह है कि अगर आपने आज ये साइट सर्च किया है तो कल आप कितने बजे तक वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो, या फिर कितने बजे तक आप वो उस न्यूज़पेपर पर क्लिक करोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो प्रिडिक्टिव कैपेसिटी है डेटा का, ये उन्हें पता चलने लगा कि ये जो मैं इनपुट्स ले रहा हूँ, बिहेवियरल इनपुट्स मींस हाउ यू बिहेव ऑनलाइन, ये उनके लिए अब एक सरप्लस हो गया था। शुरुआती दौर में जब वो बिहेवियरल इनपुट्स लेते थे तो वो सर्विस बेटर करने के लिए लेते थे, बट देन केम अ पॉइंट वेयर they realize that they are sitting on a gold mine because they can use these behavioral inputs to provide almost certain predictions, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है। सो पहला जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं एक्सट्रैक्शन लॉजिक। पहला तो ये है कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के बारे में एक्सट्रैक्ट किया जा सके, और दूसरा ये था कि कितना ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को हम प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी के रूप में यूज कर सकें, प्रेडिक्शन कर सकें कि आपने आज ये किया है, आपने आज इस व्यक्ति से बात की है, तो शायद आप इस तरीके से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या फिर इस तरीके से वोट कर सकते हैं, या फिर ये आपका ओपिनियन हो सकता है। और ये एक मशीन लर्निंग का एक बड़ा ये तैयार हुआ, एक दौर तैयार हुआ, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट उनके पास ये डिस्कवरी आ गई। अब ये दिस इज अ वेरी वेरी न्यू पैराडाइम। हमारे पास चैलेंज ये था कि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, और अनप्रेसिडेंटेड कई कारणों से था। इसमें हिस्टोरिकल कई फैक्टर्स हैं। 9/11 के बाद वर्ल्ड में सर्वेलेंस की एक रिक्वायरमेंट सी तैयार हो गई कि भाई अगर हमारे यहाँ अगर ये कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, इनको रोकने के लिए ये जरूरी है कि सर्वेलेंस अलाउ किया जाए। तो ये काफी फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, मिलिट्री फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एटसेट्रा मिल करके ये तैयार ऐसा हुआ कि सर्वेलेंस बहुत ज्यादा खराब शब्द नहीं रहा। लेकिन अगर हम इसे पुराने वाले सर्वेलेंस के साथ अगर जोड़ते हैं तो सिर्फ दो ही मुद्दा सामने आता है, दो मुद्दा आता है। एक है प्राइवेसी का और दूसरा है मोनोपोली का। लेकिन बात ये, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो पैराडाइम था उससे ये बातें काफी आगे निकल चुकी है, क्योंकि अब तो हम लोगों का बिहेवियर भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको ऐसा इंफॉर्मेशन दें कि जिससे उनको ये सर्टेनली वो यही काम करें, ऐसे तरफ हम उनको पुश कर सकते हैं। वी कैन पुश देम टूवर्ड्स सर्टेन वे ऑफ thinking, a certain way of working based on the inputs they have provided by themselves. And that is where the extraction economics और ये predictive economics अब एक ऐसा बड़ा एक it has taken such a huge शेप। आपको अगर आप विंडोज 10 यूज करते हो तो आपको वहां पर कोर्टाना आता होगा, या फिर वो सर्च आता होगा नीचे। वहां पर भी आप जब सर्च कुछ टाइप करते हो तो यू आर सेंडिंग आउट बाइट्स ऑफ डेटा टू विंडोज इटसेल्फ। विंडोज तो हम पैसे देकर खरीद रहे हैं। अगर आप एक फेसबुक पेज लाइक करते हो, इवन देन यू आर सेंडिंग आउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा टू दीज डिजिटल बेहेमॉथ्स। और इस पर किसी का कंट्रोल भी नहीं है, और खासकर काफी लोग तो ये भी कहते हैं मेरा क्या जा रहा है, मेरे पास है ही क्या बताने को, आई एम सच अ नॉर्मल पर्सन, आई डोंट माइंड। और ये दिस इज व्हाट दे इज देयर बिग strength. If you talk of the big strength of these giants like Google or Facebook or even as I said Microsoft, even Microsoft is a big player now because they understood अगर हमें इस इकोनॉमी में थ्राइव करना है, then this is how things will work. और ये तो अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेवल पर भी आगे आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राइट नाउ हम वो जो वेरिएबल्स यूज करते हैं, या फिर वो एप्पल वॉच टाइप वाले हों, या फिर अब तो काफी प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं जिस पर वो सेंसर्स लगा करके दे कैन फाइंड आउट। और सिर्फ वही नहीं, अब तो आपके बॉडी के अंदर भी सेंसर्स रहेंगे, उनको पता है कि भाई आप इंश्योरेंस वालों के लिए कितने ज्यादा यूजफुल हो या नहीं हो।
तो ये एक इकोसिस्टम है, ये एक ऐसा तैयार हो चुका है और इसके पीछे में काफी लंबी सोच है और ये सोच जो है आगे भी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि एकेडमिशियंस और स्टेट और सिविल सोसाइटी काफी फैक्टर्स होते हैं इन सब चीजों पर, बट दीज पीपल नो दैट दे आर डीलिंग इन अ सिचुएशन जहां पर इन्हें इन लोगों को मैनेज करना है. They have to appear benign, they have to appear kind to the larger polity. So Google does some very good things like the Google News Initiative, जहां पर वो फैक्ट चेकिंग एटसेट्रा इन सबको प्रमोट करते हैं, और फिर काफी उनके ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिससे कि उन्हें ये पब्लिक सपोर्ट मिलता रहे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम जितना ज्यादा ये डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं ऑन द इंटरनेट, उतना ज्यादा लोगों तक ये उतना ज्यादा इन बेहोमॉस तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है. तो हमारा ये जो पैसिव सपोर्ट है ये इनके लिए बड़ा जरूरी है. हम उनके लिए ऑब्जेक्ट है, हम मींस द बिलियंस ऑफ पीपल, क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये और कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई सरकार भी उनकी बराबरी नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास जो प्रेडिक्टिव कैपेसिटीज है वो किसी के पास नहीं है. अब वो उसको किस तरीके से यूज करते हैं, सिर्फ मोनेटाइज के लिए या फिर सरकार के खिलाफ भी कोई वातावरण तैयार करने के लिए या फिर किसी एक उद्देश्य से, ये सब पॉसिबिलिटीज लेकिन रह जाती है. ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर बिकॉज they have become more powerful than the state itself. They have become more powerful than even public opinion in a certain way, because they know that this is how we do it. क्योंकि Google News, मैं सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये नाम आपको पता है, otherwise you know there are many other things. So basically मैं surveillance economics की बात कर रहा हूँ. So I'm talking of surveillance economics basically. So it's not just about Google, it is about many other agencies. So this is the ecosystem that we are dealing with. We are not dealing with an old paradigm. We are dealing with a paradigm where everything has turned in a very different direction. And since it is so unprecedented, we don't know what the response could be. क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट आज बोलती है कि चलो मैं गूगल को बंद करता हूं, so there will be massive anarchy on the streets. How can you do that? हम गूगल के बिना चल ही नहीं सकते. If the government says that अगर हम Facebook, so that control is out of them. And they've also been doing, कल ही आपने सुना होगा कि they are giving $1 billion to news organizations to give their news on Google, so on and so forth. तो ये तो रहा एक background की बात कि we are dealing with such a kind of a digital surveillance, the kind of which we cannot even fathom, and the kind of thing which is unprecedented, not in scale, but because, and I keep repeating it, because it has the capacity to modulate our behavior. क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें ये सारे इनपुट्स उनके पास हैं और ये किसी के पास नहीं है. कोई भी आज अगर नया गूगल तैयार होना चाहे तो वो नहीं हो सकता है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, गूगल ने स्टार्ट किया था स्ट्रीट व्यू. आपको पता होगा स्ट्रीट व्यू क्या होता है. तो वो एक गाड़ी चलती थी और वो उसमें वो 360 डिग्री कैमरा होता था, तो हर सड़क को उन्होंने मैप कर रखा है. तो उसके काफी यूजेस हम देखते हैं. वी सी ऑल दीज यूजेस व्हेन वी सी हम उबर ड्राइव करते हैं या फिर कार ड्राइव करते हैं, तो वी सी ऑल दोज यूजेस. So that is massive information that is available to them, and we as a media, because we have to deal with digital media also, we have to be very cognizant of that. And the second point is about a lot of the audience inputs. ये जो ऑडियंस का स्ट्रक्चर है, our understanding of the audience, maybe as mass media, needs to be much more refined, because right now there are so many things that probably we are not even aware. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, because just to emphasize that यहाँ पर एक sophistication की जरूरत है. We have lots and lots of these fact checking kind of things. So very good. वो बताते हैं रिवर्स इमेज सर्च करो, आप ये बताओ और लोगों तक पहुंचाओ कि भाई ये न्यूज सही नहीं है, ये फेक है. Now what we are missing out is the fact that a lot of the people, they are not going to take you at face value. आप कहोगे कि भाई आप फेक हो, तो वो कहेंगे नहीं यही सही है, आप ही फेक हो. And that is not just in India, that is everywhere in the world. Just by saying, just by putting out all these things up front, क्योंकि काफी कुछ जो हमारे behavioral sciences के inputs है ये अभी यूज होने लगे हैं,
And that is where, I'm trying to drive at, when we're talking of innovation, all these things are so important that we must keep this in track. क्योंकि ये जो confirmation bias की बातें हैं, या फिर वो motivated reasoning की बातें हैं, या फिर ये defense mechanism की बातें हैं, ये बड़े important है. और ये समझने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर आप if you see some kind of criticism, तो जिन सब चैनल्स के लोग सबसे ज्यादा बुराइयां करते हैं, वही चैनल सबसे ज्यादा व्यूअरशिप भी पाती है. I'm not taking names. So either people who are studying these channels, they are not studying the right thing, or the channels which are right there, up there on viewership, they know something which others don't. So they have probably access to the new kind of audience. They have access to the audience, or they understand the audience better. And that is a very, very important thing. So just putting it out in the open, मैंने इसको fact check किया, ये सही नहीं है. So some people will believe that, some people will not believe that, and that is what we have to understand. There is no mass audience like that. Audience fragmentation is here. A fragmented audience is here to stay, and this will get even much more sophisticated. जो कि मैंने पहले ही आपको बताया, क्योंकि अब हम ऐसे एक इकोसिस्टम से डील कर रहे हैं जो कि आपके बिहेवियर को भी मॉड्यूलेट करता है, और इसमें इमोशंस का एक बड़ा रोल होता है. आउटरेज एक बहुत बड़ा इमोशन है किसी को ये मजबूर करने को कि आपको रिस्पॉन्ड करें. और मैं तो ये कई बार ट्विटर में देखता हूं, और कुछ बड़े नामी जो अपने जर्नलिस्ट हैं, ये लगता है कि भाई ये लोगों को ये प्रोवोक कर रहे हैं, या फिर आउटरेज करने की एक प्रक्रिया है जिससे कि लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड करें, एंड दे बिकम देयर रोल एज इन्फ्लुएंसर्स बिकम्स अ लॉट मोर प्रोमिनेंट. क्योंकि आपको एंगेजमेंट चाहिए. आपने एक ट्वीट किया, सिर्फ 5 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, इसलिए वो कहते हैं कि ट्विटर वाले कि अगर आप बहुत ज्यादा एक ओपिनियन दोगे तभी आपको बढ़िया ट्रैफिक मिलेगा. जितना ज्यादा आप आउटरीच क्रिएट कर पाओगे उतना ज्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा. So these are lot of small details that we keep on or we have to keep on understanding, because if we do not understand the audience, then all the media theories that we talk of, all the practices that we speak of will make little sense. So there concepts of ये सब हमारे कोर्सेज में बहुत पुराने हैं, लेकिन ये सब सिर्फ हम थ्योरी के रूप में ही पढ़ते हैं. when we talk of cognitive dissonance, or when we talk of confirmation bias, these are very real things, and this is what we have to start believing when we talk of the audience. I mean, the audience is a lot more sophisticated construct. It's a lot more layered construct than we give it credit for. So that's the second thing I wanted to suggest. The first one was about the digital environment, as I said. The second is about the audience structure. The third, important thing to understand in the education infrastructure that I'm talking about is that we must provide people, or we must provide our students with benefits which are much more real and which are much more tangible and which are available in the short term. हमारा एजुकेशन अगर उन्हें ये बताता है कि आप 5 साल बाद 10 साल बाद आपको ये मिल सकता है, so on and so forth, या फिर आप ये पूरी आप ट्रेनिंग करो, इसके बाद ही आप कुछ पा सकते हो. जर्नलिज्म और मीडिया इज नॉट लाइक दैट. मीडिया ये दोनों काम एक साथ चलता रहता. We need to see the output, and we need to see the tangible output right there, right up front. And that's a very important thing to understand. That's a very important thing to realize at the beginning. क्योंकि ये पॉजिटिव आउटकम्स अगर हम हमारे क्लासेस में, हम हमारे रेगुलर इंटरेक्शंस में, हम हमारे रेगुलर करिकुलम में अगर हम ये नहीं इनकॉर्पोरेट करते हैं, और ये अगर इट्स नॉट देयर इन आवर थॉट प्रोसेस, आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय ऑल दिस. So then we will be at a very as I said, we will be looking at things not in the proper manner. जिस तरीके से हमें उसको टैकल करना चाहिए, शायद हम उसको उस तरीके से नहीं टैकल कर रहे हैं. So as we say, this changed environment makes that lot of the things that we keep doing, or lot of the things that we think we should keep doing has to change. It can't be in that particular manner. So let's start talking about more in more details about the things we do. Say for example in media. One thing which is very important, or one thing that we must remember, is that
the old narrative structures are probably not that important anymore. हम सिर्फ anecdotes provide करते रहें और सिर्फ हम एट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते रहे, ये सिर्फ इनफ नहीं है. जैसा कि मैं पहले बता रहा था, क्योंकि ये सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है, और डिजिटली अवेलेबल है कहने का मतलब ये है अभी जो डिजिटल डेटा अवेलेबल है इसे अगर हम एक संख्या में बांधे तो उसे कहेंगे 44 zettabytes ऑफ डेटा. वन zettabyte होता है लगभग 100 करोड़ टेराबाइट्स. So you can imagine the amount of data that is available. जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिजिटल फॉर्मेट में, ये yeah, there is something on the chat box. Yeah, thank you. So ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ये डेटा अब रिट्रीवेबल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है. ये डेटा जैसे मैं बता रहा था, कुछ तो स्ट्रक्चर्ड है, कॉलम्स और रोज फॉर्मेट में अवेलेबल है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है जिसके में वी हैव टू मेक सेंस ऑफ दैट. सो जर्नलिज्म एज सच हैज चेंज्ड फ्रॉम एन अर्लियर पर्सपेक्टिव, जहां पर कुछ ही सोर्सेज होते थे जिनके पास इंफॉर्मेशन होते थे, और वही अच्छा जर्नलिस्ट होता था जो इन सोर्सेज को जानता था, जिसे इन लोगों के पास एक्सेस था. तो अगर हमारे पास ऐसा सोर्स है एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, तो हमारी खबरें अच्छी होंगी. अगर नहीं है हमारे पास सोर्स, तो हमारी खबरें होंगी ही नहीं. अभी सोर्स जो मैं बता रहा हूं, अभी तो मिलियंस ऑफ सोर्सेज अवेलेबल हैं. अब तो हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सी सोर्सेज यूज की जाए, कैसे यूज की जाए, उसमें से स्टोरी कैसे निकाला जाए. ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये तो इतना ज्यादा है, हर चीज पर है, और बहुत ज्यादा ये तो इज देयर पब्लिकली अवेलेबल. इसके लिए तो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन भी करने की जरूरत नहीं है. कुछ जगहों पर शायद जरूरत हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जरूरत नहीं है. So this is very important that we realize that this digital ecosystem has led to a big empowerment for journalists. क्योंकि अब हमें पता है कि इतने सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब हमारा स्किल सेट डिफरेंट होगा. जब हम लोग जर्नलिज्म में आए थे इन अर्ली 2000 लेट 90s, तब वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर टाइप करना एक बहुत बड़ा एक स्किल हुआ करता था. जिसे टाइप करना आता या फिर जो भी कंप्यूटर में टाइप करता वो काफी सक्सेसफुल रहता, या फिर लोग उनको ज्यादा पूछते थे. अभी ये जो डिजिटल वाली स्किल्स हैं, डेटा वाली स्किल्स हैं, ये सबको जाननी पड़ेंगी, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स अ थिंग दैट कैन नॉट बी डेल्ट विद ओनली विद स्पेशलिस्ट. और यहाँ पर भी दो तीन मैं अलग अलग दिशाओं की बात कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाट शुड बी टेकन केयर ऑफ इन आवर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल. ये डेटा तो तरह तरह की डेटा, एक बात हम सुनते हैं, एक तो है बिग डेटा. बिग डेटा अगर मैं बहुत साधारण भाषा में कहूँ तो वो है इतना ज्यादा डेटा जो हमारे 1 2 3 4 कंप्यूटर में नहीं आएगा, और जो हम एनालाइज नहीं कर सकते. हमारे सीपीयू के जो प्रोसेसिंग पावर है उससे बहुत ज्यादा होता है बिग डेटा. लेकिन जो हम रेगुलर जर्नलिज्म डील करते हैं, अगर आप पैनामा पेपर्स की भी बात करें, पैनामा पेपर जहां पर लगभग 5000 स्टोरीज निकली थी, और 80 देशों के 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट उस पर काम कर रहे थे, तो वो पैनामा पेपर्स भी 2.4 टेराबाइट्स डेटा ही सिर्फ था, वो भी बिग डेटा नहीं था. तो सबसे बड़ी बात ये कि ये डेटा ऐसा है जो कि हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल है, और इसे हम अपने ही कंप्यूटर पर, गूगल स्प्रेडशीट पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, या फिर छोटे से हमारे कंप्यूटेशनल स्किल्स को यूज करके, एक तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. हमें ये पता होनी चाहिए हम कैसे एक्सेस करें. और इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो वो कुछ वेब स्क्रैपिंग टेक्निक्स है, और ये विदेशों में ऑलरेडी कई जगह पढ़ाया जा रहा है ऑलरेडी, उनके अंडर ग्रेजुएट्स में भी. आप कंप्यूटर कोडिंग थोड़ा आप सीखें. कोडिंग सिखाने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये कंप्यूटेशनल वे ऑफ थिंकिंग ये आप प्रोवाइड कर रहे हैं. It's not just because of coding. As I said, we are dealing with a very new system. तो ये वे ऑफ थिंकिंग बड़ी जरूरत है. ये कंप्यूटेशनल वे ऑफ थिंकिंग लाने के लिए हमें ये कोडिंग प्रैक्टिसेस, इट कुड बी आर, इट कुड बी पाइथन, दीज आर ऑल वेरी सिंपल कोड्स. और ये सिर्फ पाइथन तो लोग मजाक में ये भी कहते हो, ब्रोकन इंग्लिश अगर आपको पता है तो वो आपको पता है, वो आप पाइथन कोडिंग कर सकते हो. तो ये हमें, अगर इंफॉर्मेशन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम कैसे इसको एक्सेस करें. और ये इंफॉर्मेशन एक्सेस अगर होती है तो हमारा सेकंड स्टेज आता है कि हम इसको क्लीन
कैसे करें और क्लीन करने के बाद में इसको हम एनालाइज कैसे करें। वहां पर हमारी जो मेजर जर्नलिस्टिक स्किल्स है यही काम में आने वाली है, क्योंकि व्हेन वी टॉक ऑफ न्यू डायरेक्शंस, वी आल्सो हैव टू कीप लुकिंग बैक एट वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। और यहाँ तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नलिस्ट आर सपोज टू बी नंबर वन, उनको क्यूरियस रहना बड़ा जरूरी है। क्यूरियोसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो क्यूरियस नहीं है तो उनको कुछ पता नहीं कि हमें क्या पूछनी है क्वेश्चन। तो ये क्यूरियोसिटी, जानने की एक ये रहती है चाहत कि हम सब हर समय नया से नया, हम वी आर क्यूरियस, वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग एल्सवेयर। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज है क्रिएटिविटी। You have to be creative at not only accessing information, but how you present that information to people. And at the same time, आपको वो critical skills भी रहने चाहिए, क्योंकि हमें हर समय जो हम कहते हैं कि we have to be cynical। ये आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं ना, ये आप जो information provide कर रहे हैं, whether this is right or whether something else needs to be done. Sir, how much time I have? I mean, I can wind up just like. बस 5 minutes. Okay, sir. Thank you, sir. Then I'll start trying to wind up now. ये तीन जो कोर जर्नलिज्म स्किल्स हैं, ये जिसे हम कहते हैं ये सॉफ्ट स्किल्स, ये तो हमें आनी ही चाहिए। ये तो हम हमेशा ही सिखाएंगे, और इन स्किल्स को हम नए एनवायरनमेंट में अब कैसे यूज करना है। तो ये जो हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, वहां पर तो स्टोरीज वैसी हैं, एसोसिएशन ढूंढ रहे हैं, हम ट्रेंड्स ढूंढ रहे हैं। एसोसिएशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड हम ढूंढ रहे हैं, हम आउटलायर्स ढूंढ रहे हैं कि ये देखिए नेशनल एवरेज से बहुत आगे है, ये बहुत पीछे है। हम तो स्टोरीज वैसे ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी स्टोरीज ढूंढने का प्लेटफॉर्म अलग हो गया है, और ये सब हमें अब क्लास में बतानी पड़ेंगी। और जैसे मैं बता रहा था कि हमें ये वेट नहीं करना है कि पहले हम लोगों को सब कुछ सिखाएंगे और उसके बाद उनसे काम करवाएंगे। ये काम दोनों बराबर चलता रहेगा। We have to keep making them do these things so that ये आउटपुट भी आप लगातार प्रोवाइड करते रहोगे। तभी जो मैं बात बता रहा था कि आपको ये मोटिवेशन बड़ा जरूरी है कि आपका आउटपुट इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अवेलेबल है लोगों के लिए। अगर नहीं है तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो वो जो मैं बात बता रहा था, एनालिसिस एक बड़ा एक इसका दूसरा स्वरूप है। सो वी विल हैव टू डिसाइड हम किस स्टेज पर क्या करते हैं। मैं जो बता रहा था कि इनिशियली तो हमें इन सब बेसिक्स को सबको बतानी है। स्पेशलाइजेशन में अगर हम जाएंगे तो उसको हम दूसरा चक्कर करेंगे। और तीसरी एक बात है जो कि एज मीडिया इंस्टीट्यूशंस हमें रेगुलर करनी होंगी। जो लोग ऑलरेडी जर्नलिज्म में हैं उनके लिए भी हमें एक रिफ्रेशर बताइए, या फिर एक नए टेक्निक्स, या फिर इनको अपग्रेड करने का। कुछ जगहों पर हमने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंडिया में अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप्स पहले भी किए। तो ये सब अब मीडिया इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करने होंगे, जो हमारे लोकल जर्नलिस्ट हैं इनको कैसे ये स्किल अपग्रेड किया जाए जिससे कि वो पीछे ना रह जाए। तो ये अलग अलग तरीका है टू प्रोवाइड दीज इंफॉर्मेशन टू पीपल। एंड फाइनली हम ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नैरेटिव स्टोरी टेलिंग, ये हम कैसे डेटा को यूज करते हैं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर सकें और अपनी बातें उन तक पहुंचा सकें। एंड दैट्स वेयर अनदर चैलेंज लाइज। मैं जैसे पहले बता रहा था, एक तो हमारा एक लेजिटिमेशन क्राइसिस है, हमारे लोग हम पर विश्वास करना काफी कई जगहों पर कुछ क्षेत्रों में कम हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि अगर वो उस पर ऑलरेडी उनकी एक बिलीफ सिस्टम है और मैं उससे ठीक विपरीत कुछ बताता हूं तो वो शायद उनको उतना ज्यादा नहीं अच्छा लगता है। तो ये बातें समझने वाली हैं। लेकिन साथ साथ जब हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए नैरेटिव स्ट्रक्चर, और डिजिटल टेक्नोलॉजी की ये एक अच्छाई है कि हम अलग अलग सिस्टम में, जैसे मैं बता रहा था, अब तो सिर्फ प्रिंट नहीं है, अगर आप प्रिंट जर्नलिस्ट हो तो आपको डिजिटल मीडिया भी यूज करना है। आप ट्वीट भी करते हैं, आप व्हाट्सएप पर न्यूज भी देते हैं, आप इंटरैक्टिव खबर भी देते हैं। So you have to ensure that all this news is presented in a manner in which the common people find it very interesting and attractive. अगर हम डेटा भी यूज कर रहे हैं, उस डेटा का यूज ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाए और उन्हें ये ना लगे कि भाई हम तो ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ना उनको अच्छा, स्टोरीज में अगर हम बहुत ज्यादा नंबर लाएंगे तो लोग पहले पुट ऑफ करिए, अरे हमारे लिए नहीं है। So we have to learn these newer techniques of storytelling, newer techniques of narration, which will include elements of narrative journalism and which will also include elements of evidence based journalism. ये हम जब डेटा वगैरह की बात करते हैं, ये तो एक एविडेंस है।
और ये हमें अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भी और यूजर एंगेजमेंट के लिए भी, और सबसे बड़ी बात, अगर यूजर चाहे उसको वेरीफाई करना, उसके पास ये ऑप्शन रहे। अभी तो एक ये ओपन साइंस मूवमेंट हमारे सब्जेक्ट में भी काफी चल रहा है कि भाई हम अपने सब डेटा को अपफ्रंट वेबसाइट पर डाल दे रहे हैं, हमारे डेटा के हमारे रिजल्ट सही है नहीं, आप भी इसको वेरीफाई कर लो. So we are moving to that kind of openness because anyway this information is available to people. They are a lot more informed than what they were a few years back. So this presenting, or this we started off with accessing, analyzing and presentation of data. और वहां पर एक डेटा विजुअलाइजेशन के बड़े बड़े टेक्निक्स हैं, और उसके काफी कुछ आयाम है, और ये भी आयाम हमारे ये रेगुलर स्ट्रक्चर में आने पड़ेंगे. और उसके साथ जो मैं बता रहा था कि सिंपल मशीन लर्निंग टेक्निक्स, मशीन लर्निंग कुछ भी नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स का एक एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन ऐसे तरीके में होता है कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि लोग कैसे बिहेव करेंगे इन फ्यूचर, हाउ विल दे बिहेव. So I think sir is waiting for me. I'll stop here and then we'll come back, when there are questions, and we'll add to this. So I'll stop here for the time being, and then we'll come back, if there are questions and further discussions. Thank you so much for the opportunity, and it's been an honor talking on this platform.